नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में बात हम स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की करेंगे। देश के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी काफी दिक्कतें सामने आई, खासतौर से सरकारी स्कूलों में। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश भर के 1,52,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली ही नहीं है। इनमें से अधिकतर स्कूल या तो सरकारी हैं या गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हैं। ऐसे ही हजारों स्कूलों में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। यही हाल टॉयलेट्स को लेकर भी है। 40,000 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट फंक्शनल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फैक्ट्स यकीनन हैरान कर देने वाले हैं और चिंताजनक भी हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपके आसपास भी कोई ऐसा स्कूल संचालित हो रहा है? इस पर आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा 8178999182। खास मेहमान भी इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर दीपिका रस्तोगी हैं, पीडियाट्रिक हैं। डॉक्टर सुकन्या विश्वास है हमारे साथ, शिक्षाविद। डॉक्टर उषा खरे, पूर्व प्रिंसिपल। प्रेमपाल शर्मा है, पूर्व शिक्षा अधिकारी। और डॉक्टर यशोदा चौहान, पूर्व प्रिंसिपल। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपके पास मैं लौटूंगी, बातचीत आपसे शुरू करूंगी। उससे पहले एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक स्कूल में पहुंचे हमारे सहयोगी, शिवपुरी के एक स्कूल में अतुल गौर। वहां पर उन्होंने जाना किस तरीके की पानी पीने की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है। देखते हैं एक रिपोर्ट। इस समय हम शिवपुरी जिले के शिवपुरी शहर में, शिवपुरी शहर मुख्यालय और कहें कि DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक स्कूल में है। स्कूल की हालत क्या है वो जरा समझ लीजिए। बालिकाएं इस स्कूल में पढ़ती हैं, छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती हैं। 5वीं क्लास तक ये स्कूल है। बाउंड्री टूटी हुई है, इसका इंतजाम यहाँ नहीं है। स्कूल की इमारत आपको इसकी कहानी खुद बयां करती है, वो भी आप समझ लीजिए। इस स्कूल में पीने के पानी की कोई व्यवस्था या नल का कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है। खेल के लिए कोई खास प्रांगण यहाँ मौजूद नहीं है। और अगर मैं अपने कैमरा साथी से कहूँ कि वो इस जगह पर आके दिखाने की कोशिश करें और समझें कि ये जो शौचालय है ये बालिका के चित्र के साथ में यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरा साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अंदर जाएं और दिखाएं कि ये बालिका शौचालय की स्थिति क्या है, इसका उपयोग बालिकाएं करें तो करें कैसे। क्योंकि सरकार कहती है स्कूल चले, हम बच्चे कहते हैं स्कूल चलने हम तैयार हैं, लेकिन स्कूल चलें तो कैसे चलें? क्योंकि अगर यहाँ ये हालत है शौचालयों की, खासकर बालिका शौचालय की, ऊपर देखिए आप छत नहीं है, सीधा आपको आसमान दिखाई देगा। बालिका इसको इस्तेमाल करें तो कैसे करें, सवाल है। पूछते हैं तो कोई जवाब ठीक से मिलता नहीं है। कमरा है, कमरे में पंखा नहीं है। हालांकि एक कमरा है जिसमें पंखा लगा हुआ है या और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो मैडम बैठी हैं और उसमें 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 बच्चे पढ़ते हुए आपको स्कूल में दिखाई देंगे। ये वजह क्या है? साफ तौर पर गर्मी के साथ में सरकारी स्कूलों में इंतजामों की कमी और प्रबंधन की कई प्रकार से खामियां। मैडम थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग, जैसे ये जो पानी की समस्या आप क्या नहीं है? पानी की नल कनेक्शन यहाँ नहीं है, बाकी की सामने की साइड नल लगा हुआ है। तो हम मैडम वगैरह डिब्बे भर के लाते हैं, तो जिससे बच्चों को पानी पीने को मिलता है। मैडम वगैरह डिब्बे भर के पानी लाते हैं? तो और कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या करेंगे आप बताइए। और शौचालय आपके यहाँ खराब पड़ा हुआ है? शौचालय तो ये है कि छत आधा खुला है, तो इधर आसपास के बच्चे आके ऊपर से छत से अंदर आ जाते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। यहाँ आसपास बच्चों का माहौल ज़्यादा ख़राब है, उस वजह से यहाँ गेट के बाहर गंदगी भी ज़्यादा रहती है। यहाँ मेन समस्या सिर्फ एक बाउंड्री की है। कॉलोनी वाले जो भी हैं बाहर, स्कूल के बाहर कचरा डाल जाते हैं, जिससे हमारे भी स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, हमारे स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। और बच्चे आने में भी आनाकानी करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि आपके स्कूल में गंदगी पड़ी, हम कैसे आएँ। हम तो अपने विद्यालय की साफ़ सफाई करते हैं, हम खुद करते हैं साफ़ सफाई। हम चारों मैडम मिलकर एक दिन है ना बाहर ग्राउंड में सफाई करते हैं, कचरा भी उठवाते हैं। बच्चों को गर्मी में परेशानी तो आ रही है ना, पीने का पानी नहीं है। अगर ठीक तरह से पानी भरा तो रखा है, 4 खट्टियाँ। नल का कनेक्शन कहाँ है? नल कनेक्शन नहीं है। नल कनेक्शन को बुलाया, पार्षद को वो फोन लगाया, वो आने ही वाले हैं अभी। अच्छा। 4 दिन से रोज फोन लगाने, पूछ लो वो मैडम से। सब कुछ दुरुस्त है? मतलब सब कुछ दुरुस्त नहीं है, कचरा डाल जाते हैं बाउंड्री साइड के। वो सब बेहतर सब चल रहा है? मैं तो बोल ही नहीं रही बेहतर चल रहा। नहीं, आपसे मैंने बोला ही नहीं है बेहतर चल रहा। मेरा साइड वाला जो हिस्सा है वो बाउंड्री चाहिए। मतलब उसकी बाउंड्री के लिए कई बार प्रयास किया और पार्षद को भी बता दिया। उन्होंने कहा ये पैसा भी स्वीकृत हो गया, इसको करवा देंगे और नीचे पेपर से भिजवा देंगे बस। और टॉयलेट के बारे में?
टॉयलेट चालू है और दोनों रूमों में हमारे ये चारों रूमों में बच्चे आप बैठे हैं। समझ लीजिए, आप देख लीजिए, मैडम का कहना है कि टॉयलेट चालू है। टॉयलेट को हमने आपको दिखा दिया। यहाँ भी ब्लैक बोर्ड है, बच्चे पढ़ते हैं, फर्श बिछाया जाता है, बच्चे फर्श पर बैठते पढ़ते हैं, लेकिन बिना पंखे के ये क्लास चले कैसे? यही वजह है कि क्लासरूम में कोई बच्चा भी मौजूद नहीं है और पंखा तो है ही नहीं। फिर भी तकलीफ की बात यह है कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक खुद कहते हैं कि सब कुछ बेहतर है। आपको हमने शौचालय दिखाया, आपको हमने पूरा के पूरा कक्षा दिखाई, आपने आपको पानी के लिए कोई व्यवस्था यहाँ मौजूद होती हुई आप दिखाई दे रहे हैं। आप समझ लीजिए कि स्कूल के बाहर का नज़ारा ये है। ये यहाँ 5-5 शिक्षिकाएं मौजूद हैं, 5-5 शिक्षिकाएं 2 बच्चों को पढ़ाती हुई नजर आ रही हैं और बाहर के हालात देख लीजिए कि स्कूल के बाहर के हालात क्या हैं। तो ये जो हकीकत है, इस हकीकत को समझने और सामने लाने की ज़रूरत है और यही हमारा उद्देश्य है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सिस्टम की आंखें खुलें और कहीं ना कहीं जो शिक्षा के अधिकार के लिए बच्चे मौजूद हैं हमारे देश में, उन्हें उनके अधिकार के साथ उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। स्वच्छ वातावरण में बेहतर सुविधाओं के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा सरकार उठाए और प्रशासन और हमारा सिस्टम ज़मीन पर काम करता हुआ दिखाई दे। शिवपुरी से कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NGTV। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस शिक्षा को लेकर इतने दावे किए जाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर हर बार किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी तौर पर कितना सुधार हो रहा है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और रिपोर्ट के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम स्कूलों की हालत भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या कंडीशन स्कूलों में है। मेरा पहला सवाल प्रेमपाल शर्मा जी आपसे है। पूर्व शिक्षा अधिकारी आप हैं। शिक्षा जिसके नाम पर इतना बजट हर साल पास किया जाता है कि बच्चों को कैसे स्कूल तक लाया जाए, किस तरीके से नई नई योजनाएं बनाई जाएं, लेकिन इस हाल में स्कूलों तक बच्चे आएंगे? जो हालत, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इतनी दयनीय स्थिति आखिर क्यों स्कूलों की है? आपके दर्द में 1000 गुना मेरा दर्द है जी। मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। भारतीय रेल के 400 स्कूलों के कुछ समय उनकी पॉलिसी, और मुझे पहली बार आपकी रिपोर्ट को सुनते हुए एक प्रश्न कौन रहा है कि इससे पहले भी मैं आपकी कुछ डिबेट्स में रहा हूँ जी। क्या इन ऐसी रिपोर्ट्स पर हमारे जो मध्य प्रदेश के या देश के दूसरे हिस्सों से कभी कोई सरकारी स्तर पर कोई जवाब आता है? क्या कोई उसकी ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस रिपोर्ट में जो आपके गवर्नमेंट साहब ने की है, आपने भी इसके लिए समय दे रहे हैं, मकसद इसका यही है कि सरकारी स्कूल ठीक हो, लेकिन क्या ये जो प्रश्न मेरे अंदर एक काउंटर प्रश्न पैदा हो रहा है कि ऐसी रिपोर्ट से क्या उल्टा नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि मैं अभी भी लगातार उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जाता रहा हूँ। इन रिपोर्टों को देखने के बाद वो गांव के बच्चे और भी निरुत्साहित हो जाते हैं कि अरे यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। जबकि मैं एक पहले प्रश्न आपकी तरफ एक थोड़ा सा आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जो हमारे इस क्षेत्र में जो नुक्कड़ स्कूल खुले हैं, जो एक कमरे के अंदर ही फीस ले रहे हैं, और उनकी भी कोई भी रिपोर्ट आप जरूर दें। जो क्योंकि मैं कल का ही मेरा एक लेख था जिसमें पहली क्लास के बच्चे से 9,500 रुपए की किताबें दी गई, तो ये एक अलग है। लेकिन मैं इस प्रश्न को उधर की तरफ नहीं कर रहा, मैं इस प्रश्न में आ रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमने कुछ सुधार किया है अगर आज से 30 साल पहले की स्थितियों को किया जाए, लेकिन 30 साल के अंदर बदला ये है कि इस बीच में 30 साल में जब सरकारी स्कूल ही थे और उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास वित्तीय साधनों की कमी होती थी, उतने फाइनेंस नहीं होते थे, उतने NGO नहीं थे, तो हमारे पास में बच्चे वहां पर आते थे। अब सबसे बड़ा संकट ये हो गया है कि जैसा कि आपकी रिपोर्ट में ही कि 2 बच्चे बैठे थे। कल के स्कूल की एक और रिपोर्ट थी दक्कन हेरल्ड में कि सिर्फ उसमें 1 बच्चा है और 1 बच्चा भी वो उसका है कि जो खाना बनाने वाला जी। और उसने कह दिया कि मेरे साथ आता है, मैं इसी में रहूंगी। तो अब इन रिपोर्टों के बाद में हमारे जो शिक्षा अधिकारी में अपनी कि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, बेसिक शिक्षा अधिकारी है, SDM है, मेरी रिक्वेस्ट उनसे है कि अगर आप सरकार की नीतियां जिसका बड़ा जोर शोर से डॉक्टर राधाकृष्णन से लेकर कोठारी और जो नई कस्तूरी रंगन रिपोर्ट तक की बात की जाती है, तो आखिर ये जमीन पर क्यों नहीं हो रहा? सरकारी स्कूल कम क्यों हो रहे हैं? आखिर प्राइवेट स्कूल क्यों बढ़ रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि बड़ा एक दुधारी तलवार है जिसमें प्राइवेट स्कूल वाले का कल मेरे लेख पर हुआ है कि आप हमारे संकट नहीं समझते, हम तो अपने पैसे से कर रहे हैं, जो पैसा दे सकता है वो हमारे पास आता है। मैंने कहा वो नहीं आ पाता।
सरकारी स्कूलों की स्थिति देख के वो वहां जा नहीं पाता और आपके पास आने की उसकी स्थिति नहीं है। तो क्या 21वीं सदी के भारत को, जिसमें कि कल पीयूष गोयल ने कहा कि चीन के मुकाबले में हमारे ऐप इतने कमजोर हैं, क्या उन्होंने ये सोचा है कि क्या हमारे बच्चों को क्या वो शिक्षा दी जा रही है जिसमें जी वो बिल्कुल। वैज्ञानिक चिंतन करें, देखिए वो प्रश्न प्रेमपाल करें? जी, खुद बहुत से सवाल खड़े होते हैं, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जिन पर जिम्मेदारी है स्कूलों का हाल ठीक करने की, वहां तक कम से कम ये आवाज पहुंचे ताकि बच्चे हैं जो उनकी परेशानी हल हो सके। डॉक्टर यशोदा चौहान, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या लगता है आपको? देखिए, बिजली नहीं है स्कूलों में, पानी पीने की व्यवस्था स्कूलों में नहीं है, बच्चे प्यासे रह जाते हैं, घर से पानी अगर एक बोतल में भरकर भी ला रहे हैं, गर्मी का मौसम है, वो पानी खत्म हो गया तो उसके बाद बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। क्या लगता है आपको, और क्या सरकारी स्कूलों को इग्नोर किया जाता है, कोई ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया जाता है, बस चलते रहेंगे वो जिस हाल में हैं आगे बढ़ते रहेंगे, क्या ये रवैया है? हाँ, आपने जो अभी लास्ट में जो बोला कि क्या चलते रहेंगे, ध्यान नहीं दिया जाता। डीओ साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बात बताई है, इन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ इंस्पेक्शन किए होंगे, काम किया होगा। एक पानी की सुविधा और एक बिजली की सुविधा मूलभूत सुविधा है जो स्कूलों के होनी चाहिए। जी। और आज के साल पहले जो बता रहे हैं, तब से लेके अब तक क्या नल का कनेक्शन नहीं हुआ, क्या बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ स्कूल के अंदर? और यदि नहीं हुआ तो अब तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है कि हमको क्यों नहीं सोलर पैनल लगा दिए जाए स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर कि उनको मुफ्त में बिजली मिल जाए जी और जी। पानी का कनेक्शन करवा दिया जाए। पानी के कनेक्शन के लिए क्या यहाँ की प्रिंसिपल महोदय का ये जरूरी नहीं है सोचना कि किसी ग्राम पंचायत में जाकर के और अपनी बात कहें, या जो ग्रामीण है उनसे रिक्वेस्ट करें। कई भामाशाह ऐसे हैं जो कि पैसा देने को तैयार है, लेकिन मैं समझती हूँ जो स्कूल के अंदर स्टाफ काम कर रहा है उसकी विल पावर कम है और इस ओर वो ध्यान दे ही नहीं रहे। जैसा चल रहा है वैसा चला रहे हैं। 2 बच्चे बैठे हैं, मैं समझती हूँ 3-4 बच्चे और होंगे और वो बैठ करके अपना टाइम पास करके चली जाती हैं। तो ऐसे में जो डीओ महोदय हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको इंस्पेक्शन करना चाहिए और ऐसे स्कूल के अंदर चार्जशीट देनी चाहिए ऐसे अधिकारियों की जो बच्चों की परेशानी को समझते नहीं है और आगे परसू नहीं करते हैं। मैं कल समझती हूँ जाते हैं और अपनी अटेंडेंस लगाई, जो 2-4 कागज लिखने होते हैं वो जिम्मेदारी पूरी करके और वो आ जाते हैं, अपना फर्ज इसी में इसी को समझते हैं और हर महीने तनख्वाह ले लेते हैं। ये पाप है, मैं कहती हूँ ये बच्चों के प्रति पाप है यदि वो इतनी तनख्वाह लेकर के जाते हैं और बच्चों के दर्द को नहीं समझते, पेरेंट्स के दर्द को नहीं समझते। आज बताया कि 9,000 की किताबें ली हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, लोगों ने जो ऑफर कर सकते हैं वो तो करवा रहे हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों को क्या, जिसके लिए हम योजनाएं बनाते हैं, जिसके लिए सरकार काम करती है, दावे करती है, तो इन सब का क्या है? ये इतने बड़े ज्वलंत प्रश्न है, हर बार स्कूल के अंदर यही स्थिति होती है। लेकिन क्यों नहीं हम सब सोचते कि समाज का भी दायित्व है कि वो स्कूल के अंदर बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था करे, कोई टंकी बना करके दायित्व उसके अंदर। बिल्कुल मैम, दायित्व बहुत लोगों का है, लेकिन अपने दायित्व को यहाँ पर समझ नहीं रहा है, जिसके चलते हाल ये है। डॉक्टर सुकन्या विश्वास, आप इसको लेकर क्या कहेंगी? आखिर ये स्थिति, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, प्रेमपाल जी ने कहा कि स्थिति बहुत कुछ बदली है, ऐसा नहीं है हमने कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ किया भी गया है, लेकिन उस बहुत कुछ किए गए में बच्चे प्यासे मर रहे हैं, बच्चों को, लड़कियों को ढेर सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं क्योंकि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है तो टॉयलेट में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है तो बच्चा 7-7 घंटे लड़कियां बिना टॉयलेट जाए स्कूल में वक्त बिताती हैं और फिर जब इतनी दिक्कत होती है तो फिर वो आना छोड़ देती हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? जी सही। मैं आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म में पहले भी आ चुकी हूँ, इवन सर भी पहले भी हम लोग डिबेट किए हैं कई विषय में, बट बात वही होती है, अगर ऐसी कंडीशन है इसीलिए तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और हम लोग उसी बात पे फिर भी डिबेट वही करते हैं कि बच्चे को क्यों गिनती नहीं आ रही है, क्यों बच्चे बड़े हो गए उनको बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश कुछ ये सब नहीं आ रहे हैं, बच्चे स्कूल क्यों जाएंगे? ऐसी स्थिति में तो बच्चे ऑब्वियसली स्कूल नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली अगर पैसा जो भी हो रहा है जारी, या तो नहीं बजट से अगर नहीं हो पा रहा है तो एनजीओ, सीएसआर, ये सारी चीजें तो हेल्प लेना चाहिए था। दे शुड रीच आउट, हमको आपको आगे बढ़ के हेल्प लेना चाहिए अगर आपसे हो नहीं पा रहा है। आई बिलीव कि मुझे लग रहा है तो सर्वे वगैरह ये सब चीज, इंस्पेक्शंस, आई डोंट थिंक नहीं हो रहा होगा।
क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी में ही ये स्थिति है, तो किसी के नजर क्यों नहीं गए? अभी तक गए भी होगा तो कोई इंस्पेक्शन किया भी सुकन्या तो मैम, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट आगे नहीं क्यों गई होगी पहुंचा? नजर। हम यही तो देख रहे हैं कि जो हर डिपार्टमेंट है, हर महकमा है, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। नहीं हुआ होगा इंस्पेक्शन जो होना चाहिए एक तय वक्त में, जो एक टीम होती है जाकर स्कूल्स में ये चेक करती है कि जो सुविधाएं हमने प्रोवाइड की हैं वो वहां पर बच्चों को मिल रही हैं या नहीं। हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी से उदासीन होकर बैठा है, लापरवाही, क्योंकि उनकी तनख्वाह आ रही है हर महीने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये बताइए, इसका कुछ समाधान आपको लगता है इस समस्या का? अगर है तो वो क्या, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है? मुझे अभी स्थिति देख के, क्योंकि मुझे अगर गवर्नमेंट इस हिसाब से अगर फेल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एनजीओज और ज्यादा जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स हैं उनकी सीएसआर ये लोग करते हैं, तो आई थिंक उनको और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत है। एंड आई थिंक वही है, थर्ड पार्टी हम लोग कर सकते हैं कि उनको मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल स्कूल की मेंटेनेंस, टॉयलेट मेंटेनेंसेस, यहाँ पे मैंने देखा है कि आसपास के लोकल में कई जगह में कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी कभी कभी लोग वॉलंटियर करते हैं कि हम लोग मिलके करेंगे इस चीज, क्योंकि ये अपनी पब्लिक स्कूल है, ये कम्युनिटी की है, तो उनका भी आई थिंक थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है ना। अगर गवर्नमेंट इस हिसाब से, मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये फेल हो रहे हैं तो एवरीबडी शुड कम, सबको आना चाहिए आगे बढ़ के। सुकन्या, यहाँ पर सवाल ये नहीं कि गवर्नमेंट पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से है जो बहुत ज्यादा अहम है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका रस्तोगी, देखिए सवाल यहाँ पर एक बड़ा सवाल और बड़ी परेशानी की बात है ये कि जो टॉयलेट्स की व्यवस्था है वो कुछ स्कूलों में तो है ही नहीं, और जहां पर है वो बहुत ही बदहाल हाल में है। ऐसे में ये भी रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं उनको इन्फेक्शंस की दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते कुछ वक्त बाद स्कूल आना लड़कियां छोड़ देती हैं, क्योंकि परेशानी होती है जब 6-7 घंटे उनको टॉयलेट की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं मिलेगी। ऐसे में किस तरीके की परेशानियां वहाँ हो सकती हैं एक गर्ल्स स्टूडेंट को? आप एक पीडियाट्रिक हैं, उस बारे में सुझाव दीजिए, कैसे इसको हल किया जा सकता है? थैंक यू ज्योति जी। आपका सवाल बहुत ही रेलेवेंट है और हम अपनी डे टू डे ओपीडी प्रैक्टिस में इससे रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज नोटिस करते हैं, जो बहुत बार इवन जो बच्चे अच्छे प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूल्स में जा रहे हैं वो भी हेसिटेंट होते हैं बाहर का टॉयलेट, घर से बाहर का टॉयलेट यूज करने में। तो यहाँ पे तो हम उस सिचुएशन या उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है बच्चों के लिए। तो मैं इसमें एक्चुअली जेंडर न्यूट्रल टर्म्स में बात करूंगी, दोनों के लिए ही मुश्किल है, दोनों ही जेंडर्स के लिए मुश्किल है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि फीमेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शंस के रेट्स यूटीआई ज्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, तो इसीलिए ये सिचुएशन हम अपने डे टू डे प्रैक्टिस में गर्ल्स में ज्यादा नोटिस करते हैं, बट ये दोनों के लिए एक प्रॉब्लम है। तो इसमें दो चीजें सामने आती हैं जो हमारे प्रैक्टिस के लिए रेलेवेंट होती हैं। हम लोग देखते हैं बहुत बार बच्चे कॉन्स्टिपेटेड भी रहते हैं, क्योंकि उनका एक स्टूल का पैटर्न भी अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। बच्चा 6 से 8 घंटे स्कूल में बिता रहा है, जल्दी स्कूल जा रहा है, जहाँ पे वॉशरूम नहीं यूज करने की फैसिलिटी है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। सुसु पॉटी दोनों ही बच्चे होल्ड कर रहे हैं, छोटे बच्चे स्पेशली जो अपनी जरूरत जाहिर भी नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ फैसिलिटी ना होने के कारण टीचर्स उन्हें मना कर देते हैं। तो इससे काफी सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज बच्चों के सामने आते हैं। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे एक मतलब अपनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज और म्यूनिसिपैलिटीज के सामने भी रखना चाहूंगी, इसके साथ हम बहुत सारे हाइजीन और वाटर हाइजीन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी हमारे सामने चैलेंज की तरह आते हैं, जिनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक टाइफॉइड और एक जॉन्डिस, हेपेटाइटिस से रिलेटेड जॉन्डिस, पीलिया। सो पीलिया, टाइफॉइड, सारे हाइजीन से होने वाले इन्फेक्शंस, उसके अलावा यूरिन इन्फेक्शंस और कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत बड़े हेल्थ चैलेंजेस हैं जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को, उनके स्कूल परफॉर्मेंस को, उनके हेल्थ को और फिर इवेंचुअली उनके मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर उषा खरे, यहाँ पर देखिए फंड की कमी की बात सामने आ रही है कि फंड नहीं मिलता स्कूलों को, इसीलिए हर चीज़ में इतनी लापरवाही है। क्यों आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों में फंड की कमी का रोना हर बार रोया जाता है? जो इतनी बातें की जाती हैं कि स्कूलों की हालत सुधर रही है, स्कूलों में इतना पैसा लगाया जा रहा है, टीचर्स की भर्ती की जा रही है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पर है? ज़मीनी हकीकत इसके ठीक उलट है? जी नमस्कार जी। ये हमेशा जब भी मैं
इस तरह की चैनल पे बैठती हूँ तो इतने चौंकाने वाले आंकड़े और ये मतलब इस तरह की स्टोरीज सुनने के बाद बड़ी शर्म आती है और कहने में बड़ा मतलब कि कहाँ एक और हम इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों के ये हाल है। देखिए हमेशा हर संकुल स्तर पर जन शिक्षा केंद्र से DCF फॉर्म डाइस बुक भरी जाती है। उस डाइस बुक में पूरा का पूरा ऑनलाइन सारा सिस्टम है कि आपके यहाँ पानी पीने की सुविधा क्या है, कैसी है, लाइट की स्थिति क्या है, और इसका पूरा का पूरा विश्लेषण होने के बाद AWP एनुअल वर्क प्लान बनता है। उनमें ये सारी चीजें आ जाती हैं किन स्कूल्स को किस चीजों की आवश्यकता है। अगर इतना ऑनलाइन काम होने के बाद जन शिक्षा केंद्र से, संकुल स्तर से, जिले स्तर से, सारा राज्य स्तर तक पहुंचने के बाद भी अगर इतनी लंबे दिनों तक सरकार के होने के बाद भी अगर ये स्थितियां स्कूलों की बन रही हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर अब आप उषा, कहेंगे आपने कि ये बताया कि एक पंचायत क्या फॉर्म कर भरा रही जाता है है, मैम, सरपंच क्या कर जी रहे हैं, जी जी, कम्युनिटी क्या कर रही है, तो इनको भी जुड़ना चाहिए। और दूसरा हम स्टाफ का कहेंगे कि जैसे मैं भी प्रिंसिपल थी सरकारी स्कूल में, तो मेरा भी एक प्रतिदिन का काम होता था कि जो मूलभूत सुविधाओं में जी हमें कमी जी, आ रही है हम अपने प्रयासों से कभी पार्षद, सांसद, विधायक के अलावा CS भी हम प्राइवेट लोगों से मिलते थे, तो वहां पर जो पदस्थ स्टाफ है जब तक वो भी रुचि नहीं लेगा तब तक स्कूलों की हालत को सुधारने में मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। अब आपके इतने चौंकाने वाले आंकड़े आने के बाद भी अगर सरकार ना तो संवेदनशीलता से काम कर रही है और ना इन जगह पर जो मतलब ये मुहैया कराई जानी अति आवश्यक है। जी जैसा जी, राइट टू एजुकेशन है उसी तरह राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार भी अगर बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मैं तो यहाँ पर कहूंगी कि लोकल जो स्थानीय पंच सरपंच है उनकी नॉलेज में स्टाफ को जाना चाहिए, लाना चाहिए, और इन सब पर वहां पदस्थ जो लोग 4-4, 5-5, आपने कहा कि 2 बच्चे थे, 5 टीचिंग स्टाफ था, तो ऐसे स्टाफ के सामने भी अधिकारियों को बुला के मीटिंग लेके उनको ब्रीफिंग करना चाहिए, समझाना चाहिए, और इनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए कि अगर आप जन सहयोग से स्कूलों की दुर्दशा सुधरवाने में सहयोग नहीं दे रहे हैं तो ये गलत है। और इन पर कोई अवार्ड, इस तरह की योजनाएं जो लोकल स्तर पर भी होनी चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने में रुचि ले रहे हैं, अपने स्थिति अपने स्तर पर सुधार रहे हैं, तो उनको पंचायत की तरफ से या जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये अवार्ड दिया जा रहा जी है। तो जी, कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास करना बहुत जरूरी है। पर आप जितनी भी जमीनी हकीकत हम लोगों को दिखाता, हमें बहुत अफसोस होता है कि हम मतलब भारत हमारा 21वीं सदी में अगर ये सीन दिखा रहा है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर उषा, जिस तरीके से आपने बताया कि फॉर्म बकायदा भरा जाता है जो जो स्कूल में ज़रूरत है, और देखिए यहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं मांगी जा रही है बच्चों की तरफ से, उन्हें बिजली चाहिए स्कूल में पढ़ने के लिए, उन्हें पीने की पानी की व्यवस्था चाहिए और उन्हें टॉयलेट साफ सुथरे चाहिए। इसके अलावा वो कुछ और डिमांड नहीं कर रहे हैं। टीचर्स भी स्कूल्स में नहीं होते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। आपने कहा जब ये फॉर्म भरा जाता है तो क्या जल्दी ही इस फॉर्म पर किसी तरीके का कोई रिएक्शन मिलता है, कुछ हलचल होती है, या फॉर्म भरने के बाद कोई जवाब नहीं आता है? क्या आप मानती है कि इस तरीके की जब बात को आगे बढ़ाया जाता है तुरंत इस पर कुछ बातचीत होती है, कोशिश की जाती है कि कहीं से तो थोड़ी बहुत समस्या का समाधान किया जाए? देखिए क्या होता है कि सामान्यतः स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और इस तरह की दयनीय स्थिति वाली स्कूलों की संख्या भी काफी होती है और बजट एक लिमिटेड होता है। तो या तो बजट बढ़ाने के प्रावधान हो या फिर वरीयता के क्रम में कभी कभी अधिकारियों के जो ज्यादा संपर्क में आ जाता है, ज्यादा अपनी सेटिंग कर लेता है, तो फिर वहां पे क्या होने लगता है, उन्हीं स्कूलों को बेसिक फैसिलिटीज बार बार प्रोवाइड हो जाती हैं और जो स्कूल अपनी मतलब क्या बोले समझ गए होंगे आप लोग, नहीं जमा पाता है तो उन स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसकी भी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि एक ही स्कूल को कितनी बार फंड मिला है, एक ही स्कूल पर कितना ध्यान दिया गया है, और जो बेसिक वो तो क्यों ऑनलाइन है सारा,
ऑनलाइन सारा पता चल जाता है कि कहाँ पानी की प्रॉब्लम है, जी। कहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। पता तो इन सब पर चल भी जाता है, लेकिन अधिकारियों इस को तरफ ध्यान संवेदनशीलता कुछ से- नहीं दिया जाता है। डॉक्टर यशोदा चौहान, देखिए हम ये देखते हैं कई बार नेता बड़ा फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं कि हमने स्कूल की बच्चों को साइकिल दी, हमने लैपटॉप दिया, लेकिन कभी कोई नेता ये कहता हुआ हमने इतना नहीं सुना है कि मैंने स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था कराई है, यहाँ पर बिजली नहीं आ रही थी, महीनों से सालों से बिजली की व्यवस्था कराई है, ऐसा हम नहीं देखते हैं। है कि वो लैपटॉप देते हुए फोटो खिंचवा लेते हैं क्योंकि वो न्यूज़पेपर में आ रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि यदि वो पानी और बिजली के जी कनेक्शन की मैम। भी बात करें तो वो न्यूज़ भी न्यूज़पेपर में आ सकती है और आप जैसे चैनल्स के ऊपर भी उसको हाईलाइट किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि ये विल पावर की कमी है, विल वहाँ पावर के की कमी है कुल मिलाकर। और देखिए जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम अधिकारी, उन सबका यही कहना है कि ध्यान दिया नहीं जाता है, लापरवाही होती है, जिसके चलते ये हाल स्कूलों का है, जिसकी वजह से बच्चों का आना स्कूल में कम हो जाता है। तो इस तरफ ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर दीपिका रस्तोगी, डॉक्टर सुकन्या, डॉक्टर उषा खरे, प्रेमपाल शर्मा, डॉक्टर यशोदा, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आज उठाने का मुद्दा इस टॉपिक को यही था, जरिया यही था कि लोगों तक ये बात पहुंचे, अधिकारियों तक ये बात पहुंचे कि स्कूलों में जो कमी है उसको ध्यान दिया जाए, उसकी तरफ उसको समस्या को सुलझाया जाए। फिलहाल बोलने से बदलेगा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।